हमारी राजकुमारी उठी या नहीं अभी तक? अगर वो सो रही है तो उसे उठाना मत, बेचारी रात भर जाग कर पढ़ाई कर रही थी। रहने दीजिए, वो कोई पढ़ाई नहीं कर रही थी, पूरी रात बैठकर ऑनलाइन गेम खेल रही थी। मैं रात को पानी पीने उठी थी तो उसके कमरे से गेम की आवाजें आ रही थी। अरे कोई बात नहीं, अभी तो उसके खेलने कूदने की उम्र है। जब शादी होकर ससुराल चली जाएगी तब कहाँ ये सब करने को मिलेगा। आपकी बेटी अब छोटी नहीं रही जी, पूरे 24 साल की हो गई है। अब आपको उसके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अरे सब ठीक हो जाएगा, हमारी बेटी बहुत समझदार है, सही समय आने पर सब कुछ सीख जाएगी। आखिर अपने पापा की राजकुमारी है, उसके पापा उसे कोई परेशानी नहीं होने देंगे। दरअसल महेश और उषा के घर में शादी के पूरे 16 साल बाद वैशाली का जन्म हुआ था, इसलिए महेश बचपन से ही उसकी हर जिद पूरी करते आए थे और उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। समय बीतता गया, वैशाली हर साल फाइनल ईयर की परीक्षा देती, लेकिन किसी न किसी वजह से पास नहीं हो पाती। इस बार भी रिजल्ट आया और वो तीसरी बार फेल हो गई। ये देखकर वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। महेश बेटी के कमरे में आया। अरे बेटा, इसमें रोने की क्या बात है, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, तू बस हिम्मत मत हार। यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है जी, आपकी बेटी तीसरी बार फाइनल ईयर में फेल हुई है और आप इसे समझाने की बजाय फिर से सिर पर चढ़ा रहे। उषा, अभी इसका मन पहले से बहुत दुखी है, इस समय इसे डांटने से कुछ नहीं होगा। मम्मी पापा की बातें सुनकर वैशाली की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगते हैं। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसकी वजह से घर में रोज बहस हो रही है। नहीं पापा, मम्मी ठीक कह रही है, 3 बार कोशिश करने के बाद भी मैं पास नहीं हो पाई, अब मुझसे और पढ़ाई नहीं होगी। अगर आपको ठीक लगे तो मेरी शादी करवा दीजिए। वैशाली की ये बात सुनकर महेश कुछ देर तक चुप हो जाते हैं। उन्हें अपनी बेटी का इस तरह हार मान लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो देखते हैं कि वैशाली का मन पूरी तरह टूट चुका है तो वो उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। कुछ दिन बीत जाते हैं और महेश वैशाली के लिए अच्छे रिश्ते देखने लगते हैं। दूसरी तरफ उषा रोज वैशाली को घर का काम सिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन वैशाली हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाती थी। वैशाली आओ, आज मैं तुम्हें सब्जी बनाना सिखा देती हूँ। नहीं मम्मी, अभी मेरा मन नहीं है, बाद में सीख लूंगी। तभी महेश वहां आ जाते हैं। अरे उषा, क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हो, आज नहीं आता तो कल सीख जाएगी। आपकी यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा डराती है। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं, मेरी बेटी जहाँ भी जाएगी सबका दिल जीत लेगी, काम तो इंसान कभी भी सीख सकता है। महेश की ये बात सुनकर उषा हर बार चुप हो जाती, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर बना रहता था कि कहीं जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार ही एक दिन वैशाली की सबसे बड़ी परेशानी न बन जाए। कुछ दिनों के बाद उसके लिए दीपक नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। दीपक एक अच्छे और भरे पूरे परिवार का समझदार लड़का था। महेश अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद वैशाली की शादी दीपक से करवा देते हैं। शादी के अगले दिन वैशाली रसोई में अपनी पहली रसोई की रस्म निभा रही थी। उसने कढ़ाई में हलवा रखा था, लेकिन तभी हलवा जल जाता है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। तभी रसोई में उसकी सास सोमवती आती है। अरे ये क्या वैशाली बेटा, तुमने गैस को धीमा क्यों नहीं किया, सारा हलवा जल गया। माँ जी देखिए ना, मेरे पापा ने मुझे ये किताब दी थी जिसमें सारी रेसिपी लिखी हुई है, लेकिन इस किताब में कहीं नहीं लिखा था कि हलवे की आंच को धीमा करना पड़ता है, इसलिए हलवा जल गया। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम यहाँ से हटो और जाकर अपने कपड़े बदल लो। हलवा बनाने के चक्कर में तुम्हारी पूरी साड़ी खराब हो गई है। मैं जल्दी से दूसरा हलवा बना देती हूँ और तुम सबको बता देना कि ये हलवा तुमने बनाया है। अच्छा। वैशाली जाकर अपनी साड़ी बदल लेती है। अभी उसकी शादी को सिर्फ 2 ही दिन हुए थे कि वो छोटी सी बात के लिए अपने पिता को फोन लगा देती है। पापा, मैं किस रंग की साड़ी पहनूं? मेरे पास ऑरेंज कलर की साड़ी भी है और ग्रीन भी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो मेरी बेटी दोनों साड़ियों में बहुत सुंदर लगेगी, लेकिन एक काम कर, ऑरेंज कलर की साड़ी पहन ले, उसमें तो और भी ज्यादा प्यारी लगेगी। ठीक है पापा, फिर मैं ऑरेंज वाली ही पहन लेती हूँ। अच्छा पापा, मैं थोड़ी देर में आपको फिर से कॉल करूंगी, आप मम्मी से पूछ कर रखिएगा दाल चावल कैसे बनता है, ठीक है? वैशाली ये बोलकर फोन काट देती है। वो हर छोटे बड़े काम के लिए अपने माता पिता को कॉल किया करती थी। उसकी माँ उषा तो कभी कभी उसे फोन पर डांट भी देती थी, लेकिन उसके पिता महेश चाहे जितने भी बिजी क्यों ना हो, उसका हर कॉल रिसीव करते थे। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए। एक सुबह दीपक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और वो वैशाली से कहता है, वैशाली जरा मेरी वो पिंक कलर की शर्ट प्रेस कर दो ना, जो तुम्हारे पापा ने मुझे शादी में दी थी। वो शर्ट मुझ पर बहुत अच्छी लगती है, आज ऑफिस में वही पहन कर जाऊंगा। ठीक है, आप जल्दी से नहा कर आ जाइए, तब तक मैं आपकी शर्ट प्रेस कर देती हूँ। वैशाली शर्ट प्रेस करने के लिए उसके ऊपर गरम प्रेस रख देती है और खुद पास में बैठकर फोन चलाने लगती है।
कुछ ही देर में शर्ट से धुआं उठने लगता है और पूरे कमरे में जलने की बदबू फैल जाती है। सोमवती भागते हुए वैशाली के कमरे में आती है। अरे ये क्या बेटा, तुमने दीपक की फेवरेट शर्ट जला दी। तुम्हें थोड़ा ढंग से प्रेस करना चाहिए था। वो माफ करना माँ जी, दरअसल मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही शर्ट प्रेस हो जाएगी इस ऑटोमेटिक प्रेस में से अपने आप कोई आवाज आने लग जाएगी। पापा ने बोला था सारा सामान ऑटोमेटिक है, लेकिन देखिए ना शर्ट जल गई। लगता है ये प्रेस ही खराब है। अरे बुद्धू, प्रेस खराब नहीं है, कम से कम कपड़े पर आयरन करने के लिए प्रेस को हाथ से हिलाना तो पड़ता है ना। सोमवती को अपनी बहू की इस नादानी पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो घर में नई नई आई थी, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। शाम को दीपक भी उसे बड़े प्यार से समझाता है। सुनो वैशाली, जो काम करना तुम्हें ना आता हो उसके लिए साफ मना कर दिया करो। अगर तुम बिना सीखे गलत काम करोगे और सामान खराब हो जाएगा तो सामने वाले को गुस्सा भी आ सकता है ना। ठीक है, मैं आगे से इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। इसी तरह अब समय गुजरता है और एक दिन पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी वैशाली की ननद सुरभि ने अपनी माँ से कहा, माँ, कल आप मेरे लिए ढोकला और साथ में खीर बना देना। मेरे कॉलेज की फ्रेंड्स को आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं कॉलेज लेकर जाऊंगी कल। ठीक है मेरी बच्ची, उन्हें बोल दिया तो समझो काम हो गया। आखिर तू भी तो हमारे घर की राजकुमारी है। तेरी किसी इच्छा को मैं पूरा ना करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैशाली को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। रात के समय जब वैशाली और सुरभि मिलकर रसोई साफ कर रहे थे तो वैशाली ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पापा ना मुझे अपने मायके में बहुत प्यार करते थे। वैसे ही तुम्हारे पापा और माँ जी भी तुम्हारा बहुत ध्यान रखते हैं और तुम्हारी हर बात पूरी करते हैं। ये बात तो है भाभी, माँ को मेरा ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता है। बस मेरे एक बार बोलने की देरी होती है और वो काम हो जाता है। इसी तरह दोनों जल्दी से काम खत्म करती हैं और अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। कुछ दिन और बीत गए, लेकिन वैशाली के काम में कोई सुधार नहीं आया और इसलिए घर का हर सदस्य वैशाली से काम करवाने से डरता था, क्योंकि वो काम करती थी और बिगाड़ती ज्यादा थी। एक दिन दीपक की छुट्टी थी तो वैशाली ने दीपक से कहा, दीपक जी, आज आपकी छुट्टी है ना, आप मुझे गाड़ी से बाहर घुमाने ले चलिए ना। मेरा भी मन करता है कि मैं ड्राइविंग सीखूं। अब जब इतनी प्यारी पत्नी इतने प्यार से कुछ बोलेगी तो भला मैं मना कैसे कर सकता हूँ। ठीक है चलो। दीपक वैशाली को ड्राइविंग सिखाने के लिए एक खाली मैदान में लेकर जाता है। वैशाली ड्राइविंग सीट पर तो बैठ जाती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो तुरंत गाड़ी के अंदर से ही अपने पापा को फोन लगा देती है। पापा कैसे हो आप? आज दीपक जी ना मुझे गाड़ी चलाना सिखाने लाया। मुझे जल्दी से बताओ ना, गाड़ी में ब्रेक कहाँ होता है? बेटा अच्छे से चेक कर, नीचे जहाँ गियर बदलते हैं पैर के पास ही ब्रेक लगा होगा, ढंग से देख। अजय पापा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। वैशाली, तुम ये बात मुझसे भी तो पूछ सकती थी। हर बात के लिए पापा को कॉल करने की क्या जरूरत थी? छोड़ो ना। थोड़ी देर बाद वैशाली ने गाड़ी स्टार्ट करना तो सीख लिया। अब गाड़ी को मोड़ने के लिए वो स्टीयरिंग घुमा रही होती है, लेकिन स्टीयरिंग लॉक हो जाता है। वो बिना सोचे समझे फिर से महेश को कॉल कर देती है और महेश फोन पर ही बताने लगते हैं कि गाड़ी को लेफ्ट राइट कैसे करना है। दीपक चिढ़कर उसके हाथ से फोन छीन लेता है और कट कर देता है। अरे मेरी माँ, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि तुम अपने पापा की परी हो और हर काम उनसे पूछ कर करती हो, लेकिन जब तुम्हारा पति तुम्हारे बराबर में बैठा है तो तुम मुझसे भी तो पूछ सकती हो ना। अब जल्दी से गाड़ी को बाईं तरफ घुमाओ। वैशाली घबराहट में गाड़ी को गलत दिशा में घुमा देती है और गाड़ी सीधे जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। गाड़ी के आगे का हिस्सा टूट जाता है और शीशे पर क्रैक आ जाता है। दीपक परेशान होकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता है और कहता है, बस आज के लिए इतना झटका और नुकसान बहुत है, चलो अब चुपचाप घर चलते हैं। दीपक वैशाली को लेकर घर आता है और सारी बात अपनी माँ सोमवती को बताता है। सोमवती वैशाली को अकेले में पास बिठाकर समझाती है। वैशाली बेटा, हर छोटी बड़ी चीज के लिए अपने माता पिता को फोन करना सही नहीं होता। पर माँ जी, उन्होंने मुझे इतने प्यार से बड़ा किया है, हमेशा एक राजकुमारी की तरह रखा है। मुझे उनसे बातें करना अच्छा लगता है और जब मेरे पापा मुझे कोई चीज समझाते हैं तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है। तुम एक बार हमारे कहने से भी समझने की कोशिश तो करो। जब तुम हमसे सीखोगी तो तुम्हें हमारा समझाया हुआ भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तुम्हें बस थोड़ी सी कोशिश करने की जरूरत है। जी माँ जी, पर आप भी तो सुरभि को ऐसे ही प्यार से रखती है ना, फिर जब मेरे मम्मी पापा मुझे वैसे रखते हैं तो आपको गलत क्यों लग रहा है? बहू, मेरी बात को ध्यान से समझो। हम भले ही सुरभि को राजकुमारी की तरह प्यार से रखते हैं, लेकिन उससे घर के सारे काम भी तो करवाते हैं और उससे आते भी है। उससे अच्छे और बुरे दोनों हालातों में रहने की समझ है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें हमेशा ऐशो आराम में रखा, इसलिए तुम्हें जीवन के संघर्षों के बारे में कुछ नहीं पता। अब तुम ससुराल आ गई हो तो ये बातें तुम्हें यहाँ सीखनी पड़ेगी।
वैशाली को अपनी सास की बात समझ में आ जाती है और वो सब कुछ सीखने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद शुरू होती है वैशाली की असली ट्रेनिंग। वो खुद के लिए एक नियम बनाती है कि वो अगले 1 महीने तक अपने माता पिता से सिर्फ अपने ससुराल वालों के सामने ही बात करेगी, वो भी सिर्फ उनका हालचाल पूछने और सुख दुख बांटने के लिए। वो फोन पर काम से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना बंद कर देती है। धीरे धीरे 10 दिन बीत जाते हैं। एक दिन वैशाली ने खुद अपने हाथों से बिना किसी की मदद के पूरा खाना बनाया। सोमवती रसोई में आती है, खाना चखती है और मुस्कुराकर बोलती है, बहुत सच बोलो तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। देखा, सिर्फ 10 दिनों के अंदर तुमने कितना कुछ सीख लिया। अब तुम्हें किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ जी, ये सब कुछ तो आपने ही सिखाया है, तभी मुझे आ पाया है, वरना पहले तो मुझे बार बार पापा को कॉल करना पड़ता था। सच बताओ माँ जी, उस दिन पहली रसोई में जब हलवा जल रहा था तब भी मैं पापा को ही कॉल कर रही थी और आपको बताया नहीं मैंने। कोई बात नहीं बेटा, अब जब तुम कुछ दिनों बाद अपने मायके जाओगी तो अपनी इस बदली हुई समझदार राजकुमारी को देखकर तुम्हारे माता पिता भी हैरान रह जाएंगे। कुछ दिनों के बाद वैशाली कुछ समय रहने के लिए अपने मायके जाती है। उसे घर आया देखकर उषा और महेश बहुत खुश होते हैं। उषा दीपक और वैशाली को सोफे पर बिठाती है और कहती है, आप दोनों यहीं बैठिए और आराम कीजिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी, आप यहाँ बैठे और अपने दामाद जी के साथ बातें कीजिए। मैं रसोई में जाकर आप सबके लिए कुछ अच्छा सा बनाकर लाती हूँ। आखिर ये भी तो मेरा ही घर है ना। अरे वाह, आज मेरी राजकुमारी सच में बड़ी हो गई है और कितनी समझदार भी हो गई है। ठीक है बेटा, जा, तुझे जो भी अच्छा लगे बना कर ला। वैशाली रसोई में चली जाती है। इधर उषा मन ही मन बहुत डर रही थी कि वैशाली ने न जाने रसोई के अंदर क्या उधम मचाया होगा, क्योंकि उसने शादी से पहले कभी रसोई का मुंह भी नहीं देखा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उषा रसोई में जाती है तो वहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाती है। रसोई एकदम साफ सुथरी थी। वैशाली ने खाना बनाने के साथ साथ सारे गंदे बर्तन भी खुद ही साफ कर दिए थे। उषा बड़े प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखती है। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है मेरी बेटी, आज तो सच में बड़ी और जिम्मेदार हो गई है। चल, आप सब लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं। उषा और वैशाली मिलकर बाहर सबके लिए खाना लगा देती है। महेश को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये लाजवाब खाना उसकी नन्ही सी परी ने अपने हाथों से बनाया है। वो बहुत खुश होते हैं और पहली बार अपनी बेटी के हाथ का खाना खाकर उसे प्यार से शगुन देते हैं।